एक ऐसी दुनिया जहां वफादारी कमजोरी हो और धोखाधड़ी काबिल तारीफ। जब जासूसों और दहशतगर्दों का बेरहम माफिया पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश करता है, तो एक नौजवान जो पुलिस के लिए मतलूब, वांटेड, इंटेलिजेंस की नज़र में दहशतगर्द, कौम के लिए गद्दार, जिसके पास खोने को कुछ भी नहीं, जब उसे कहा गया कि मुल्क से गद्दारी करो और अपनी जान बचा लो, तो वो इनकार कर देता है। Let's find him. और उन्हीं गद्दारों और मुल्क के दुश्मनों के लिए मौत का पैगाम बन जाता है। रियासत का सबसे बड़ा दुश्मन करार पाने के बावजूद वो अपनी कौम की इकलौती उम्मीद बन जाता है। अपनी आज़ादी से बढ़कर किसी मकसद के लिए लड़ने वाला, मुल्क दुश्मनों को ख़त्म करने के लिए जान की बाजी लगा देने वाला बाजीगर। हम बंगले के कॉरिडोर में पहुंच चुके थे। बंगाली के चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे वो गश खा के गिरने ही वाला हो। मैं हैरान था कि आखिर क्या बात है जिसकी वजह से ये बंगाली इतना परेशान है। इस दौरान हम लोग उस बेडरूम तक पहुंच चुके थे जहां से बातें करने की आवाजें आ रही थीं। ग्लोरिया ने दरवाजे पर दस्तक दी तो अंदर से किसी ने तहक्कुमाना लहजे में पूछा, क्या बात है? आवाज किसी औरत की थी। ग्लोरिया का मूड ऑफ हो गया, शायद उसे वो लहजा गरां गुजरा था। वो बोली, दरवाजा खोलो। दूसरे ही लम्हे अंदर हल्की सी आहट हुई और दरवाजा खुल गया। दरवाजे में खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। उसके जिस्म पर शबखाबी का लिबास था, खुले हुए बाल शानों पर बिखरे हुए थे और वो हैरत से ग्लोरिया को देख रही थी। वो किसी तरफ से भी उस हवन्नक बंगाली की साली नहीं लग रही थी। उसने रवा इंग्लिश में ग्लोरिया से पूछा, कौन हो तुम? ग्लोरिया उसे घूर कर बोली, ये सवाल तो मुझे करना चाहिए कि तुम इस घर में क्या कर रही हो। आवाजें सुनकर कमरे में से मजीद दो लड़कियां बाहर निकल आईं। वो दोनों भी अपने लिबास और शक्ल सूरत से पढ़ी लिखी लग रही थीं। वो शबखाबी के लिबासों में मलबूस थीं। उन दोनों ने पहले हैरत भरे लहजे में हमें देखा, फिर उस लड़की से मुखातिब हुई। बोली, क्या बात है रूबी, ये लोग कौन हैं? ग्लोरिया भिन्ना कर बंगाली की तरफ मुड़ी और बोली, कमरुल, ये सब क्या है? बंगाली बोला, मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा मैडम, आप मेरे साथ आएं। फिर वो लड़कियों से मुखातिब हुआ, बोला, सब ठीक है, आप लोग प्लीज आराम करें। हम लोग कमरुल के साथ ड्राइंग रूम में पहुंचे। कमरुल ने बताया कि ये लड़कियां यहाँ मुख्तलिफ इदारों में जॉब करती हैं और बिल्कुल तन्हा हैं। कुछ के घर दूसरे शहरों में हैं और कुछ घर वालों के साथ रहना नहीं चाहती। मैंने तरस खाकर यहाँ रख लिया। ड्राइंग रूम छोड़कर इस बंगले में 6 कमरे थे। हर कमरे में 2 लड़कियां ठहरी हुई थीं। सर्वेंट क्वार्टर्स के 4 कमरों में भी एक एक लड़की थी। गोया उसने अच्छा खासा वुमेन हॉस्टल बना रखा था। ग्लोरिया ने सख्त लहजे में पूछा, इनसे कितना किराया लेते हो? वो बोला, हर लड़की से 1000 रुपए किराए के और 1000 रुपए खाने के लेता हूँ। इस बार ग्लोरिया ने कदरे नरम लहजे में कहा, और ये सिलसिला कब से चल रहा है? ग्लोरिया के नरम लहजे से वो खुश हो गया और जोश में आकर बोला, मैंने 3 महीने पहले ये सिलसिला शुरू किया था। फिर वो बेतकल्लुफी से बोला, बहुत जबरदस्त बिजनेस है मैडम, मैं तो कहता हूँ आप इसे बाकायदा शुरू कर दें। ग्लोरिया धाड़ी, शट अप, 24 घंटे के अंदर मुझे ये मकान खाली चाहिए। बंगाली ने मरे हुए लहजे में कहा, ओके मैडम। ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुब्बारे में से हवा निकल गई हो। वो जाने को मुड़ा तो मैंने आवाज देकर उसे रोक लिया। फिर ग्लोरिया से कहा, इन लड़कियों को यहाँ से हटाने की जरूरत नहीं है, इनकी वजह से तो हमें शेल्टर मिलेगा। इन सबको यहीं रहने दो, बस ऊपर की मंजिल के 2 कमरे खाली करवा लो। कमरों की लड़कियों को दूसरे कमरों में शिफ्ट करवा दो। ग्लोरिया चंद लम्हे सोचती रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें चमकने लगीं। उसके साथ ही हैरत अंगेज तौर पर बंगाली मुलाजिम के चेहरे पर भी बशाशत दौड़ने लगी। फिर ग्लोरिया ने चुटकी बजाकर कहा, गुड आइडिया, कोई सोच भी नहीं सकेगा कि हम लोग लड़कियों के इस हॉस्टल में मुकीम हैं। फिर वो मुलाजिम से मुखातिब हुई, बोली, तुम ऊपर दाईं तरफ के कोने वाले 2 कमरे खाली करवा लो। उसने खुश होकर कहा, ओके मैडम। उसने कमरे से बाहर निकलना चाहा। ग्लोरिया ने कहा, ठहरो, पहले मेरी बात पूरी सुन लो। कल इस इमारत पर वुमेन हॉस्टल का बोर्ड भी लगवा दो और गेट के पास चौकीदार के कमरे में छोटा सा एक ऑफिस भी बना दो। मुमकिन हो तो ऑफिस के लिए कोई लड़की मुलाजिम रख लो। फिर वो कुछ सोच कर बोली, हाँ, अब बंगले की मालिक मैं नहीं हूँ बल्कि मिस्टर हसन अहमद हैं, जो गुज़श्ता कई बरस से फैमिली समेत अमेरिका में मुकीम हैं और साल में 2 चक्कर पाकिस्तान के लगाते हैं। समझ गए? उसने दांत निकालते हुए कहा, समझ गया मैडम। ग्लोरिया ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, अब जाकर वो कमरे खाली करवाओ। यहाँ मौजूद किसी लड़की को भी मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं इस बंगले की मालिकन हूँ। मुलाजिम के जाने के बाद मैंने ग्लोरिया से पूछा, तुम ये तो बताओ कि ये बंगला तुमने खरीदा कब और ये जगह बॉस के इल्म में है या नहीं?
वो बोली, मैं यहाँ के मामलात में बॉस को या किसी को भी जवाबदेह नहीं हूँ। मैंने अपने तौर पर इस बंगले का सौदा किया था। मेरा इरादा था कि इस बंगले को अपना ऑफिस बनाऊंगी, मगर उसकी नौबत ही नहीं आई। मैंने कहा, और तुम्हारे मुलाजिम ने बंगले को वुमेन हॉस्टल में तब्दील कर दिया। अभी उस मुलाजिम का नाम ही लिया था कि वो आथमका और बोला, मैडम मैंने दोनों कमरे खाली करा दिए हैं। वो लोग बहुत शोर कर रही थी। मैंने धमकी दी कि अगर तुम वाकई यहाँ रहना नहीं चाहती तो अपना किराया वापस लो और चलती फिरती नजर आओ। मेरी धमकी काम कर गई और वो लोग बकती छकती दूसरे कमरों में चली गईं। मैंने और तैमूर ने बिल्कुल कॉर्नर का कमरा पसंद किया। ग्लोरिया का कमरा हमारे बराबर ही था। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि यहाँ से न सिर्फ बंगले के लॉन का बल्कि गेट से बाहर का मंजर भी दिखाई देता था। किसी भी मुमकिन खतरे के पेश नजर हम अपना दिफा कर सकते थे। मैं और तैमूर बारी बारी फ्रेश होकर बैठे ही थे कि ग्लोरिया वहीं आ गई। मैंने हंसकर पूछा, यहाँ कुछ खाने को भी मिलेगा या हमें पहले 1000 रुपये अदा करने पड़ेंगे? ग्लोरिया ने कहा, कमरुल खाना लेकर आ रहा है। ये कहकर वो एक बेड पर नीम दराज हो गई। उस कमरे में शायद 2 लड़कियां मुकीम थीं, क्योंकि बेड सिर्फ 2 ही थे। मैंने पहली दफा ग्लोरिया को ढीले ढाले लिबास में देखा था। मैंने हंसकर कहा, तुमने तो उन लड़कियों के कपड़े भी पहनना शुरू कर दिए। ऐसे तो हो चुका कारोबार। ग्लोरिया बोली, थोड़ी देर के लिए अपनी चोंच बंद रखो, मैं बहुत थक गई हूँ। उसने आंखें मूंद ली। मैंने कहा, अगर आप पसंद फरमाएं तो मैं पाँव दबा दूं आपके। ग्लोरिया का फेंका हुआ तकिया मेरी बजाय तैमूर के मुंह पर पड़ा। वो खफीफ सा होकर हंसने लगा। मुमकिन है जवाब में कुछ कहता, मगर उसी वक्त बंगाली कमरे में दाखिल हुआ। उसके हाथों में ऊपर तले 2 ट्रे थे। उसके पीछे पीछे साड़ी में मलबूस सांवली सी एक लड़की भी दाखिल हुई। एक ट्रे उसके हाथों में भी थी। वो शायद कमरुल की बीवी थी। उसे कच्ची नींद से उठाया गया था, इसलिए वो शायद अभी तक पूरी तरह बेदार नहीं हुई थी। खाना देखकर मेरी भूख चमक उठी। तैमूर का भी यही हाल था। हम दोनों भूखमरों की तरह खाने पर टूट पड़े। खाने से फारिग हुए तो कमरुल कॉफी ले आया। उमूमन कॉफी पीने के बाद नींद उतर जाती है, मगर हैरत अंगेज तौर पर उसके बाद तो ऐसी नींद आई कि अपनी सुध-बुध न रही। मेरी आंख खुली तो दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। मुझसे कुछ फासले पर तैमूर का बेड था। वो भी गर्दन उठाए दरवाजे की तरफ देख रहा था। दस्तक एक मर्तबा फिर हुई तो तैमूर ने झुंझुला कर पूछा, कौन है? बाहर से कमरुल की आवाज आई, मैं हूँ साहब जी, कमरुल। तैमूर बड़बड़ाता हुआ उठा और दरवाजा खोल दिया। वो फाड़ खाने वाले लहजे में कमरुल से बोला, क्या परेशानी है? वो बोला, वो साहब जी वो लड़कियां। तैमूर धाड़ा, क्या बकवास है, कहाँ हैं लड़कियां? एक शोख निस्वानी आवाज सुनाई दी। इसे गुस्सा क्यों दिखा रहे हैं? आप शायद भूल गए हैं कि आप हमारे कमरे में मौजूद हैं और यहाँ हमारा सामान भी है। तैमूर के लहजे में अब भी झुंझुलाहट थी। बोला, तो सामान कहीं भागा जा रहा है? एक दूसरी आवाज सुनाई दी, सामान तो नहीं, अलबत्ता हम जा रहे हैं ऑफिस और हमारे कपड़े और दूसरा सामान अभी यहीं है। एक तो हमारे कमरे पर कब्जा जमा लिया, ऊपर से रोब भी दिखा रहे हैं। बंगले का मालिक आपका भाई है तो हुआ करे, हम भी किराया देते हैं। तैमूर ने तहक्कुमाना लहजे में कहा, कमरुल इन लोगों का किराया वापस कर दो। वो फौरन मालिक का भाई बन गया। लड़की झुंझुला कर बोली, अरे वाह, बगैर नोटिस के तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। तैमूर बोला, कमरुल नोटिस के बदले इन्हें 1 महीने का मजीद किराया दे दो और इन्हें यहाँ से चलता करो। मुझे ऐसे किराएदारों की जरूरत नहीं। एक और आवाज सुनाई दी, अरे जनाब आप तो खामखा खफा हो गए। ये समीना तो बिल्कुल पागल है। इस वक्त डिस्टर्ब करने की माफी चाहती हूँ, आइंदा आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। तैमूर एक तरफ हट गया। 2 लड़कियां आगे पीछे कमरे में दाखिल हुईं। वो दोनों 20 और 25 के दरमियान की होंगी। कबूल सूरत और माकूल लड़कियां थीं। न जाने किस मजबूरी के तहत यहाँ तन्हा रहने पर मजबूर थीं। जवान लड़की का यूं तन्हा रहना किसी भी तरह मुनासिब नहीं था। मैंने सोचा और उठ बैठा। उन्होंने कमरुल की मदद से अपने कपड़े और दूसरा सामान वहां से निकाल कर दूसरे कमरे में शिफ्ट किया और कोई बात किए बगैर चली गई। हम दोनों नहा धोकर फारिग हुए ही थे कि ग्लोरिया आ गई। वो फिर अपने पसंदीदा लिबास स्किन टाइट जीन्स और जैकेट में मलबूस थी। नाश्ता उसने हमारे साथ ही किया। नाश्ते के बाद वो मुझसे बोली, कामरान वो लोग मुझसे कागजात के बारे में पूछ रहे थे, वो कागजात कहाँ हैं? मैंने उसे जवाब दिया, वो कागजात महफूज हैं। फिर अचानक मुझे रूबी याद आ गई। उसी की वजह से तो मैं वडेरे के बंगले से फरार हो सका था। मैंने ग्लोरिया से कहा, जब मैं वहां से फरार हुआ था तो मेरे साथ एक लड़की भी थी। वो मुंह बनाकर बोली, मैं जानती हूँ। लड़की की फिक्र छोड़ो, कागजात की बात करो। तुम्हें मालूम है कि वो लोग कागजात के लिए इतने बेचैन क्यों थे? मैंने कहा, मैं वहां तो था ही नहीं, उन लोगों ने तुम्हारे सामने बात की होगी। ग्लोरिया ने सख्त लहजे में कहा, मुझे अहमक मत समझो कामरान। क्या मैं इस बात पर यकीन कर लूं कि तुमने उन कागजात का मुताला नहीं किया? मेरा भी मूड ऑफ हो गया। मैंने कहा, नहीं, मैंने वाकई मुताला नहीं किया। और ये तुम बात किस लहजे में कर रही हो? मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ, समझी? ग्लोरिया तुनक कर बोली, समझ गई, तुम मुझ पर एतबार करने को तैयार नहीं हो। मैंने सख्त लहजे में कहा,
तुम्हें उन कागजात से क्या दिलचस्पी है? वो कागजात अगर अहम हैं तो हमारी हुकूमत के लिए अहम हैं या फिर हमारे दुश्मनों के लिए? तुम्हें क्यों फिक्र है उन कागजात की? ग्लोरिया भिन्न कर खड़ी हो गई, बोली जहन्नम में जाओ, मुझे सिर्फ अपनी सलामती से दिलचस्पी है। उन कागजात में मेरे बारे में बहुत कुछ है, इसलिए मुझे कागजात चाहिए। ये कहकर उसने झटके से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैं गुस्से से चीखा, ग्लोरिया। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा, लेकिन ग्लोरिया सर्द लहजे में बोली, बैठे रहो कामरान, अपने हाथ ऊपर उठा लो वरना मैं बिल्कुल लिहाज नहीं करूंगी। मैंने हाथ उठा लिए और दांत पीस कर कहा, इस पर भी तुम्हें इसरार है कि तुम पर एतबार किया जाए? अगर मुझे गोली मारने से तुम्हें कागजात मिल सकते हैं तो मार दो। तैमूर बोला, कामरान प्लीज, ये तुमने क्या शुरू कर दिया? ग्लोरिया फुनकारी, तुम भी अपनी जगह से हरकत मत करना तैमूर, मुझे अभी और इसी वक्त कागजात चाहिए। मैंने नफरत भरे लहजे में कहा, मैं बता चुका हूं कि कागजात यहाँ नहीं हैं, होते भी तो हरगिज तुम्हारे हवाले न करता। ग्लोरिया बोली, ठीक है, फिर मैं तुम्हें वडेरे के हवाले कर देती हूँ, वो खुद ही तुमसे निमट लेगा। तैमूर ने अचानक उस पर छलांग लगाई, मगर वो मोहतात थी, इसलिए झपट कर पीछे हट गई। लम्हे भर को उसकी तवज्जो मेरी तरफ से हट गई। मैंने बिजली की सी तेजी से तकिया उसके मुंह पर खींच मारा। तैमूर के लिए यह मौका काफी था, वो ग्लोरिया के नजदीक ही था। तैमूर ने छलांग लगाई और ग्लोरिया को दबोच लिया। उसने ग्लोरिया के दाएं हाथ को जोरदार झटका दिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा। जवाब में ग्लोरिया ने न जाने क्या किया। लम्हे भर को मेरी आंखों में बिजली सी चमकी, फिर तैमूर उड़ता हुआ धड़ाम से सामने वाली दीवार से टकराया। ग्लोरिया उस पे छलांग लगाने ही वाली थी कि मैंने जहरीले लहजे में कहा, बस करो ग्लोरिया, वरना मैं किसी रियायत से काम नहीं लूंगा। मैंने मशीन पिस्टल निकाल कर उस पर तान लिया। बस अब हरकत मत करना। मैंने पिस्टल उसके सामने लहराया। फिर मैं तैमूर से मुखातिब हुआ, इसे बांध कर डाल दो ताकि मैं इस सूरत हाल पर सुकून से गौर कर सकूं। तैमूर ने किसी चीज की तलाश शुरू कर दी। जब उसे कुछ नजर न आया तो उसने झुंझला कर बेडशीट फाड़ डाली। फिर उस पट्टी की मदद से तैमूर ने ग्लोरिया के हाथ और पांव बांध कर उसे बेड पर धकेल दिया। ग्लोरिया ने होंठ चबाते हुए कहा, यह बात याद रखना कामरान कि दुश्मनी की इब्तिदा तुम्हारी तरफ से हुई है। मैंने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा, फिक्र मत करो, इसकी इंतहा भी मेरी तरफ से ही होगी। हाँ, इब्तिदा मेरी तरफ से हुई है। क्या तुम्हारी याददाश्त जवाब दी गई है? रिवॉल्वर किसने पहले निकाला था? मुझे गुस्सा आ गया। ग्लोरिया बोली, तुम्हारी हट धर्मी की वजह से मुझे रिवॉल्वर निकालना पड़ा। मैंने उसे झिड़क दिया, बस अब जरा खामोश हो जाओ और मुझे सोचने दो। तैमूर ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ से निकल चलो। मैंने कहा, ठीक कहते हो। मैंने जल्दी जल्दी अपनी जेबों का जायजा लिया। मुझे दरअसल बर्फानी चीते की चर्बी की फिक्र थी। चर्बी की डिब्बियां मेरी जेब में मौजूद थी। मैंने जैकेट पहनी और जूते पहनकर चलने को तैयार हो गया। तैमूर ने इस दौरान में बेडशीट के मजीद टुकड़े कर दिए। उसने कपड़े का एक टुकड़ा उठाया और ग्लोरिया के मुंह में ठूसने लगा। वो चीख चीख कर हमें गालियां देने लगी। अगर उसके हाथ खुले होते तो शायद कम से कम हम में से एक को तो वो खाली हाथों से भी मार सकती थी। फिर उसकी आवाज घुट कर रह गई। तैमूर ने बेदर्दी से उसका मुंह बांध दिया और बोला, अगर मैं ये न करता तो हमारे निकलते ही ये चीख चीख कर पूरा बंगला सर पर उठा लेती। फौरन ही कमरुल यहाँ पहुंच जाता और ये आजाद हो जाती। अब कम से कम हमें 1-1.5 घंटा तो मिल ही जाएगा। हम दरवाजा बाहर से लॉक कर देंगे और कमरुल से कह देंगे कि मैडम सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत करना। मैंने एक बैग उठाते हुए कहा, चलो अब निकलो यहाँ से। दूसरा बैग तैमूर ने उठा लिया। हम दोनों आहिस्तगी से बाहर निकल आए और दरवाजा बाहर से लॉक करने की बजाय छोड़ दिया। फिर कमरुल को आवाज दी। तीसरी आवाज पे वो वहां आया। तैमूर ने उससे कहा, हम लोग जरूरी काम से जा रहे हैं, 2 घंटे तक आ जाएंगे। मैडम हमारे कमरे में आराम कर रही हैं, उनके सर में शदीद दर्द है। हमारी वापसी तक उन्हें डिस्टर्ब मत करना। कमरुल ने दांत निकाल दिए। बोला, ठीक है साहब। हम दोनों बहुत पुरसुकून अंदाज में बाहर निकले और तेजी से आगे बढ़ गए। अब फिर वही मसला दरपेश था कि अब हम कहाँ जाएं। फिर अचानक मुझे अली मुराद का ख्याल आया। फिलहाल हम वहीं ज्यादा महफूज रह सकते थे। मैंने सोचा कि अभी तो यहाँ से निकलें, बाद में कुछ और बंदोबस्त करेंगे। मेरी जेब में अली मुराद का दिया हुआ वो लिफाफा मौजूद था जिस पे उसका एड्रेस था। मैंने जेब से लिफाफा निकाला और एड्रेस देखने लगा। उसी वक्त मुझे एक खाली टैक्सी दिखाई दी। मैंने उसे बुला लिया और सदर चलने को कहा। मैं वहां से बराह रास्त भी अली मुराद के पास नहीं जाना चाहता था। अब मेरे दुश्मनों में ग्लोरिया जैसी मक्कार और चालाक दुश्मन का इजाफा हो गया था, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मोहतात था। सदर से हम दूसरी टैक्सी के जरिए नॉर्थ नाज़िमाबाद पहुंचे। मैंने वो टैक्सी भी मेन रोड पर छोड़ दी और पैदल अली मुराद के बंगले की तरफ रवाना हो गया। मैंने पहले वो बंगला नहीं देखा था, मगर मुझे अंदाजा था कि वो कहीं आसपास ही है। 2-3 गलियों में भटकने के बाद मैंने एक स्टेट एजेंट से पता पूछना चाहा, मगर तैमूर ने मना कर दिया और बोला,
स्टेट एजेंट को हमारे हुलिये जरूर याद रह जाएंगे। हमारे कंधों पे बड़े बड़े टूरिस्ट बैग लटक रहे हैं, सबसे बड़ी निशानी यही है। वो ठीक कह रहा था, इसलिए हम किसी से पूछने के बजाय गलियों में भटकने लगे। आखिर 15-20 मिनट की तलाश के बाद हमें मतलूबा बंगला मिल गया। वो खासा वसी और अरीज बंगला था और 2000 मुरब्बा गज पे तामीर किया गया था। गेट पे नेम प्लेट नहीं थी, मगर स्याह पेंट से नंबर लिखा हुआ था। मैंने कॉल बेल के स्विच पर उंगली रख दी। फौरन ही अंदर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। फिर गेट की जेली खिड़की खुल गई। अंदर से गठे हुए जिस्म का एक जवान आदमी बरामद हुआ। उसके चेहरे पर घनी दाढ़ी और मूछें थीं। उसने सवालिया अंदाज में हमारी तरफ देखा। मैंने कहा, हमें अली मुराद से मिलना है। दाढ़ी वाले ने भारी आवाज में कहा, आप इधर ठहरो साईं, मैं अली मुराद को खबर करता हूँ। उसने हमें गेट के साथ बने हुए गार्ड रूम में बिठाया और खुद अंदर चला गया। थोड़ी देर के बाद अली मुराद वहां पहुंच गया। मुझे देखकर वो वालेहाना अंदाज में मेरी तरफ बढ़ा और बगलगीर हो गया। फिर उसने तैमूर से हाथ मिलाया और बोला, हमारी याद कैसे आ गई साईं? मैंने हंसकर कहा, बस अली मुराद, जब कोई मुश्किल पड़ती है तो अपने ही याद आते हैं। वो बोला, मैंने तो साईं पहले भी आपको कहा था कि अभी इधर ही रहो, मगर आप राजी नहीं हुए। मैं तो अभी भी आपका खादिम ही हूँ साईं। मैंने कहा, बस ठीक है अली मुराद, हम लोग कुछ दिन यहाँ रहेंगे। बड़े साईं आजकल कहाँ हैं? अली मुराद ने कहा, वो तो साईं अभी अमेरिका में ही हैं। फिर उसने आगे बढ़कर हमारे बैग उठा लिए। बोला, आओ साईं, अंदर आओ, बेपरवाह होकर इधर रहो। मैंने पूछा, यहाँ कितने आदमी हैं अली मुराद? वो बोला, साईं मुझे मिलाकर यहाँ 4 आदमी हैं। मगर क्या बात है? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं खतरे में हूँ। खतरा अभी तक टला नहीं है, बल्कि कुछ और बढ़ गया है। अली मुराद ने पुरएतमाद लहजे में कहा, कोई परवाह मत करो साईं, जरूरत पड़ेगी तो गोट से भी आदमी आ जाएंगे। वैसे तो हम 4 भी बहुत हैं। ये भी इत्तेफाक है कि हम चारों बड़े साईं के गार्ड हैं। बड़े साईं ने तो यहाँ मुझे और नादिर खान को छोड़ा था। मिठा और अली हैदर कल शाम ही यहाँ पहुंचे हैं। वो लोग अपने किसी काम से आए थे, मगर अब उन्हें इधर ही रोक लूंगा। बातें करते हुए हम बरामदे में पहुंच चुके थे। अली मुराद ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। वो बेडरूम था। कमरे में एक डबल बेड, सोफा और 2 कुर्सियां मौजूद थीं। फर्श पर वॉल टू वॉल कारपेट था और खिड़कियों पर दबीज और कीमती पर्दे पड़े हुए थे। वो कमरा हर तरह से आरास्ता था। अली मुराद ने कहा, अभी साईं आप लोग आराम करो, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। मैं साथ वाले कमरे में ही हूँ। हमने रात भर आराम ही तो किया था, इसलिए मैंने अली मुराद से कहा कि अगर तुम आराम नहीं करना चाहते तो हमारे साथ बैठो, हम तो आराम करके आए हैं। उसने उठते हुए कहा, फिर मैं आपके लिए चाय बनवा दूं और बाकी लोगों से आपका तारुफ भी करवा देता हूँ। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया तो अकेला नहीं था, बकिया 3 आदमी भी उसके हमरा थे। उनमें से एक तो वही दाढ़ी वाला था जिसने गेट खोला था। अली मुराद ने नादिर खान की हैसियत से उसका तारुफ करवाया। मिठा खान के चेहरे पर घनी मूछें थीं, उसका कद निकलता हुआ था और जिस्म गेंडे की तरह फैला हुआ। अली हैदर के चेहरे पर भी मूछें थीं, मगर उतनी घनी नहीं थीं। उसकी रंगत कभी सुर्खो सफेद रही होगी, मगर अब तो धूप में झुलस कर तांबे की जैसी हो गई थी। उन सब में एक बात मुश्तरक थी, उन सब के चेहरों से वहशत टपक रही थी। उसी वक्त चाय की ट्रे उठाए हुए एक आदमी और कमरे में दाखिल हुआ तो मैं चौंक उठा। अली मुराद शायद मेरी हैरत को भांप गया। उसने जल्दी से कहा, साईं ये लायक अली है, हमारा बावर्ची है। ये तो साईं सीधा साधा मुलाजिम है, इसलिए मैंने इसे अपने साथ शामिल नहीं किया था। फिर वो सब कमरों से निकल गए, सिर्फ अली मुराद वहां रह गया। उसने हमारे लिए चाय बनाई। फिर अचानक कुछ याद आ गया और वो चौंक कर उठ खड़ा हुआ। बोला, साईं वो आपकी अमानत ले आऊं? मैं जवाब में कुछ कहने ही वाला था कि गेट की तरफ से फायरिंग की आवाजें आने लगी। चश्मे ज़दन में मशीन पिस्टल मेरे हाथ में आ गया। मुझे अली मुराद के हाथों में रिवॉल्वर नजर आए। अली मुराद ने दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर झांका, फिर फर्श पे गिर के कोहनियों के बल रेंगता हुआ बरामदे की तरफ बढ़ा। फायरिंग अब भी जोरों शोर से जारी थी। मुझे भी हमलावर की फिक्र थी, इसलिए मैं भी रेंगता हुआ बरामदे की तरफ चल दिया। मैंने आहट पर घूम कर देखा तो तैमूर भी कोहनियों के बल क्रॉलिंग करता हुआ मेरे पीछे आ रहा था। फायरिंग मजीद 2 मिनट जारी रही, फिर अचानक बंद हो गई। शायद हमलावर फरार हो गए थे। मैंने मजीद 2 मिनट इंतजार किया, फिर उठ खड़ा हुआ। अली मुराद पोर्च में था। थोड़ी देर के बाद बकिया 3 गार्ड्स भी वहीं आ गए। नादिर खान ने बताया, साईं वो कोई औरत थी। पहले तो उसने बोला कि मुझे कामरान से मिलना है। हमने कहा, इधर कोई कामरान नहीं रहता। कहने लगी, वो अभी अभी तो अपने एक दोस्त के साथ अंदर गया है। मैंने कहा, आप उधर बैठो, मैं अंदर इत्तला करता हूँ। उसने एकदम रिवॉल्वर निकाल लिया। मेरे नजदीक ही पानी का जग पड़ा था। मैंने झपट कर वो जग उठाया और उस औरत पर फेंक दिया। उसका रिवॉल्वर हाथ से छूट गया। फिर मैंने रिवॉल्वर निकालना चाहा, मगर इतनी देर में वो उछलकर कमरे से बाहर निकली और कमरे की छत पर चढ़ गई। मैं तो समझ रहा था कि अब वो खाली हाथ है, मगर ऊपर से उसने फायरिंग शुरू कर दी।
जवाब में मिठा खान और अली हैदर ने उस पर फायरिंग की। फिर अचानक ही वो फरार हो गई। मैं समझ गया कि वो कौन होगी, मगर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ग्लोरिया को तो हम बांध कर डालाए थे, फिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची।